A very good morning to everyone. So today what we'll be starting up is the natural resources chapter number 4 of your biology. Let us start with the chapter. So first of all, as the name of the chapter suggests, natural resources. Now here we have a new term for us. Not a, a bit strange, but a bit new term for us. Resources. So first of all, we need to understand what does that mean. So resource simply means the means of supply which are kept in reserve for human need. resources, reserve. Here you can relate कि जो वो चीज वो means of supply जो कि हमारे ह्यूमन नीड्स की वजह से हमारी जरूरतों के लिए उनको रिजर्व मतलब सेव करके रखा जाता है. Clear? They are resources. Now, what are natural resources? Natural resources का भी मतलब देखते हैं. तो वो resources जो कि हमारे नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं और ह्यूमन नीड्स और बेनिफिट्स के लिए उनको यूटिलाइज किया जाता है. उनको हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको हम यूटिलाइज करते हैं. फर्दर हमारे पास चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कशन होता है द बायोस्फीयर. तो हम डिस्कस करने से पहले एक बार जान लेते हैं बायोस्फीयर होता क्या है. तो वो लाइफ सपोर्टिंग जोन जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आपस में इंटरैक्ट करते हैं. इंटरैक्शन इन सेंस मैं दिखाती हूँ. ये हाइड्रोस्फीयर है. हाइड्रोस्फीयर का मतलब है सिंपल वाटर. नेक्स्ट इज हमारा लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर का हमारे पास सिंपल सा मतलब है दैट इज लैंड. एंड एटमॉस्फेयर here refers to the air. तो air, land and water से जहाँ पे जिस रीजन में वो इंटरैक्ट करते हैं वो वाला जो रीजन है इस रीजन को हम बोल देते हैं बायोस्फीयर. ये यहाँ पे जो है लाइफ पॉसिबल होती है. ठीक है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल देखी जाती है. ठीक है, अभी हमको बात करनी है about एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ऑक्सीजन होती है 21%, नाइट्रोजन होती है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03, रिमेंबर इट, आर्गन 0.9, dust and this thing 0.02, it is known as miscellaneous. In exam, you'll write that miscellaneous is present 0.02, argon 0.90, carbon dioxide 0.03, oxygen 21%, and nitrogen 78%. Is that clear, students? I can revise it. Oxygen 21%, carbon dioxide 0.03, argon 0.9, dust 0.01, 0.02 we can say, nitrogen 78%. I hope this is clear. अगला हमारे पास आता है कि जो एटमॉस्फेयर वो कैसे हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारी लाइफ को कैसे वो चलाता है. सो एयर हमको पता है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. तो यहाँ पे जो हमारे पास सन है, आई कैन मेक इट विद येलो कलर, दैट वुड लुक गुड. यहाँ पे हमारे पास जो सन है जो वो रेज डाल रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट मेड अप ऑफ इट. तो वो जो ब्लैंकेट है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. वो हीट को अंदर आने नहीं देता, कुछ हीट को आने नहीं देता. तो मतलब क्या है, एक सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज हमको अपनी टेम्परेचर में देखने को नहीं मिलता. दस क्या होता है, हमारी लाइफ जो है मेंटेन रहती है और एक स्टेडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो जाती है अर्थ पे. बट हमारे पास कुछ और भी प्लैनेट्स है तो उनपे लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं होती, उसके बारे में देखते हैं. जैसे हमारे पास मार्स और वीनस का एग्जांपल, या फिर हम मून को भी देखते हैं. तो क्योंकि जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है हमारे उनके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हाई है. यहाँ पे हमने अभी देखा ना पीछे 0.03% आए, सपोज इतना हमारे पास परसेंटेज था हमारी CO2 का. बट यहाँ पे देखो ना
75%, 90%, इतना ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे तो लाइफ का एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि नहीं, है ना? तो इसीलिए नहीं होती। और जो मून है वहां पे एटमोस्फेयर ही नहीं है, एटमोस्फेयर नहीं है, मतलब यहाँ पे सडन इंक्रीज होगा, सडन डिक्रीज होगा हमारे टेम्परेचर का। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हमारे पास आता है लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। हमने एटमोस्फेयर के बारे में बहुत ज्ञान ले लिया, अब इसके लेयर्स देखते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्लैंकेट है, उसकी कुछ ये वाली कुछ और लेयर है, ये वाली कुछ और, ये वाली कुछ और, ये वाली कुछ और, तो उन लेयर्स के बारे में हमको ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो लेयर आती है, दैट पर्टिकुलर लेयर इज नोन एज द एग्जॉस्फेयर। ये सोलर सिस्टम के पास होती है, ये जैसे हमारे पास सोलर सिस्टम है, दिस इज आवर सोलर सिस्टम, तो ये वाली जो सबसे ज्यादा कांटेक्ट में होगी जो लेयर इसके, दैट वुड बी नोन एज आवर एग्जॉस्फेयर। ठीक है, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया यहाँ पे, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया, दिस वन इज एग्जॉस्फेयर। अभी मैं करूंगी रेड से हाईलाइट, तो मैं लेयर को मार्क करूंगी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हमारे पास लेयर है, ये एग्जॉस्फेयर वाली नहीं, एग्जॉस्फेयर के नीचे आती है। देखो ये है हमारे पास एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फियर, ये है हमारे पास थर्मोस्फेयर, इसके नीचे यहाँ पे हमको नेबुलास, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। मेसोस्फेयर इसके नीचे आती है, दिस वन, यहाँ पे एस्टेरॉइड्स वगैरह हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट के लिए, इससे देखो ये इतनी हाइट तो होनी चाहिए, ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को इतना तो डिस्टेंस कवर अप करना है जाने के लिए अर्थ से। ये हमारे पास मीटोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर है, ये ओजोन लेयर है, इसके नीचे वाली लेयर। तो हमारे पास ये स्ट्रेटोस्फेयर है, लेट्स सपोज, तो इसके जो ये वाली लेयर है, दिस लेयर, इट इज द ओजोनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर इट इज। ओके, देन स्ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे एयरप्लेन्स उड़ते हैं या फिर जो भी होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? लेट्स मूव फर्दर। अब हमारे पास आते हैं फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमने पढ़ लिया, बट एक बार उसको समराइज करते हैं ना। तो मेंटेन द स्टडी टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ एक स्टडी टेम्परेचर रखता है। ऑक्सीजन जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, रेस्पिरेशन के द्वारा, रेस्पिरेशन के टाइम पे वो लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से ही। CO2 is utilized by plants to perform photosynthesis, मतलब जितना भी गैसेस का इनटेक है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर, वरना नहीं हो पाता। It acts as a medium for locomotion of birds जो है, एक फ्लूइड के थ्रू मूव करेंगे तभी कुछ फ्लो कर पाएंगे ना, तो it acts as a medium for the locomotion. It affects the climate of a place. Ozone absorbs the harmful UV radiation and prevent them from reaching the Earth's surface. Earth की surface को बचा लेते हैं harmful UV radiation से। अब हमारे पास आता है कि हमने मूवमेंट ऑफ एयर, देखो अभी लास्ट स्लाइड पे हमने बोला था कि मूवमेंट ऑफ एयर अफेक्ट्स द क्लाइमेट। तो मूवमेंट ऑफ एयर होती कैसे है, क्या रीजन है इसके पीछे, वो हम देखते हैं। तो हीटिंग ऑफ एयर होती है पहले, आई कैन समराइज इट वंस। ये हमारी एयर उड़ेगी, दिस इज आवर एयर, ये एयर पहले उड़ेगी, फिर ये ऐसे ऐसे एक रीजन से दूसरे रीजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये मूव करेगी। ठीक है, due to direct isolation and radiation of our solar rays, land gets heated up during the daytime. Daytime पे हमारी लैंड हीटेड अप हो जाती है, और जो उसके ऊपर हमारी एयर है वो हॉटर लाइटर राइज कर जाती है, फिर जिसकी वजह से लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। कोल्ड एयर हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन तक मूव करती है। मतलब देखो, ब्रीज का मतलब क्या होता है, the movement of air from the region of high pressure to the region of low pressure is known as a breeze. तो कंडेंसेशन पढ़ते हैं अभी हम। डे टाइप में क्या होता है, हमारे पास जो वाटर है, वाटर बॉडी से वो इवेपोरेट करता है, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। उसके बाद ट्रांसपिरेशन करते हैं प्लांट्स, पर्सपिरेशन करते हैं एनिमल्स, रेस्पिरेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वेपर्स का रिलीज
होना होता है, और इसकी वजह से जो ये वेपर्स रिलीज हो रहे हैं या अलग अलग चीजें रिलीज हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा रिलीज होता है। उसके बाद अभी ये एनर्जी इतना सारा रिलीज हुआ है, तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे स्टॉर्म्स आते हैं। अभी स्टॉर्म्स कैसे आते हैं भाई, क्वेश्चन आ सकता है, स्टॉर्म्स कैसे आते हैं भाई? देखो अभी इतनी ज्यादा हमारे पास एयर मूव करेगी, तो यहाँ पे स्टॉर्म नहीं आएंगे तो और क्या आएगा? स्टॉर्म आना तो हमारे पास नाम ही है ना। अभी ब्रीज हम देखते हैं, तो ब्रीज हमने पढ़ा था ना, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन इज नोन एज ब्रीज, है ना। ब्रीज को हम बोलते हैं। अभी हमारे पास दो टाइप की, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ये देख लो ना, जब हमारी जैसे राहत मिल गई भाई, हवा हमारे ऊपर से चली गई, हमारा भारीपन कम हो गया, तो मतलब वो लैंड ब्रीज हो गई, है ना, कि लैंड ने सांस ले ली, इसके ऊपर से हवा जा रही है, ये समझना है। नाइट टाइम में होता है, लैंड के ऊपर से हवा हमारे यहाँ पे जाती है, मतलब यहाँ पे कूल एयर, यहाँ पे हॉट एयर, तो हॉट एयर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट करेगी, और यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट अप होगा। ठीक है, हाई प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड बाय द, सॉरी, लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड बाय द ओके, सी ब्रीज में इसका ऑपोजिट हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ रेन, कि रेन होती कैसे। So you are starting from your junior classes only, तो है कैसे होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सन की प्रेजेंस में हमारे पास रेन आ जाती है मोस्ट प्रोबेबली। तो जो सन है उसकी वजह से हमारे पास वाटर एवेपोरेट होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज एवेपोरेशन, वाटर इज गेटिंग evaporated due to the heat provided by the sun। और सेकेंड प्रोसेस जो होगी दैट विल बी ट्रांसपीरेशन। अभी प्लांट भी तो करेंगे ना भाई वाटर को यूज अपने लीव्स में से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। थर्ड प्रोसेस जो ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स में सभी में कॉमन है, दैट इज रेस्पायरेशन। अभी रेस्पायरेशन जब होती है तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रोसेस इज आर पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन मतलब स्वेटिंग जिसको हम बोलते हैं, राइट। स्वेटिंग में हमारे पास वाटर रिलीज होता है ताकि जो सॉल्ट है वो बाहर निकल पाए, ऑस्मोरेगुलेशन पाए, लाइक दैट, तो वो होता है। ये सारी चीजें हुई कि वाटर जाता कैसे है, अभी आता कैसे है धरती पर वापस, इन द फॉर्म ऑफ रेन। रेन तभी तो होगी ना, हमारे पास जितने भी वेपर्स है वो एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड बनाते हैं, क्लाउड्स हमारे हैवी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बारिश होने लगती है, वेरी फाइन बारिश, राइट। तो फिफ्थ प्रोसेस इज प्रेसिपिटेशन। और ये जो प्रेसिपिटेटेड वाटर है ये सीपेज, इसका सीपेज होगा इन द ग्राउंड, फिर हम इसको बोलेंगे ग्राउंड वाटर, और सीधा ही हमारे पास सी में भी जाएगा। क्लियर? तो ऐसे हमारे पास रेन आती है। नेक्स्ट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है? कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, फिजिकल, केमिकल या फिर हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरनमेंट में कॉज कौन करेगा? पोल्यूटेंट्स करेंगे। देखो हमारे पास कोई भी चेंज आ रहा है हमारी एनवायरनमेंट में, अगर नॉर्मल है तो वो पोल्यूशन नहीं है, अगर नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, तो वो पोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट इज वी नीड टू स्टार्ट द एयर पोल्यूशन। अभी एयर पोल्यूशन क्या हो जाएगा? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूटेंट्स ऐड हुए हैं। ओके, तो एयर पोल्यूटेंट्स कैसे हो सकते हैं? या तो नेचुरल होती है कोई भी चीज, या फिर
हमारे इंसान बनाता है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं उनको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। ओके, नेचुरली कैसे हो सकता है? फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाती हैं, स्टॉर्म्स, इन सभी की चीजों की वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। अगर मैन मेड की हम बात करें तो ऑटोमोबाइल की वजह से, फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से, थर्मल इंडस्ट्रीज की वजह से, माइनिंग इंडस्ट्रीज की वजह से, जितने भी एंड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि होता क्या है इसमें। जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं लाइक सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी हमारी इंडस्ट्री से रिलीज कर दी गई। ये जो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में जाके रिएक्ट करेंगी विद द वाटर वेपर्स। रिएक्ट करके भी क्या बनेगा? H2SO4, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2 एंड NO2, ये किसके साथ रिएक्ट कर गई? H2 के साथ। तो क्या कंपाउंड्स बनाएंगे? H2SO4, HNO3 एंड मेनी मोर। तो ये जो एसिड्स बने ना HNO3, H2SO4, ये फॉल करते हैं ऑन द अर्थ, और उस जो फॉलिंग है, वो जो प्रेसिपिटेशन हुआ है, उस प्रेसिपिटेशन को हम बोल देते हैं एसिड रेन। तो ये सल्फर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वाटर मिलके बनाया HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो ये थी हमारे पास एक इंडस्ट्री पूरी सी जिसने हमारे पास रिलीज कर दिए थे वो SOx, NOx। नेक्स्ट टर्म कम्स इज स्मोक। स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस स्मोक को हम बोल देते हैं स्मोक। ये क्या चीज है भाई? स्मोक क्या होता है? कोई भी हमारे पास ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल क्या स्मोक रिलीज करती है ना, स्मोक रिलीज करती है। फॉग मतलब धुंध होता है बेसिकली, जो हमारे पास यू वुड हैव स्टडीड इन कोलॉइड्स। कोलॉइड होता है ना फॉग, एक लिक्विड इन गैस जिसको हम क्या बोलते हैं? एरोजोल। तो फॉग में हमारे पास बेसिकली विंटर के टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली ये होता है। तो जब हम ये फॉग को मिला देते स्मोक से, विंटर में स्मोक आया, स्मोक मिल गया फॉग से, तो वो हो गया हमारे पास डार्क ब्राउन और ग्रेश मिस्ट, जिसको हम बोल देते हैं स्मोक। क्लियर? अगला हमारे पास आता है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अभी ये क्या होता है? जब भी हमने कोई भी कंबस्शन किया, फॉसिल फ्यूल बर्न किया, तो कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होंगे ही होंगे। जब ये रिलीज होंगे तो हम जो अनबर्न रह जाते हैं, कुछ बिना जले रह जाते हैं आधे आधे काले काले से, वो उन जब वो हवा में उड़ते हैं हम उनको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हमारी हवा में वो सस्पेंडेड है, हम उनको बोलते हैं SPM। की वजह से हार्ट डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कैंसर, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट इज हमने अभी इतने सारे पोल्यूशन के वो कॉजेज देखे, तो अभी रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? एसिड रेन, स्मोक, SPM, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सभी चीजों की वजह से क्या क्या होगा? तो एसिड रेन की वजह से मार्बल्स जो है, हमने सुना है ना ताजमहल जो है, ताजमहल, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड, इन सारी चीजों की वजह से ये कोरोड हो रहा है। इसमें ये मार्बल से बना है ना, व्हाइट मार्बल, तो इस यही कारण है। एसिड रेन, आइज इरिटेशन, स्किन प्रॉब्लम्स, डैमेज क्रॉप्स, हमारी जो क्रॉप्स उनको डैमेज कर देती है, सॉइल फर्टिलिटी अफेक्टेड और एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड। स्मोक की वजह से विजिबिलिटी प्रॉब्लम्स होंगी, अस्थमा और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आई इरिटेशन भी होगी। कैंसर हो सकती है हमारी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की वजह से, हमारे पास हार्ट डिजीजेस होती हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज भी होते हैं। देखो सभी में एक चीज कॉमन होगी, रेस्पिरेटरी इश्यूज एक्सेप्ट द एसिड रेन। यू कैन रिलेट। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? जब भी ये रिलीज हो जाते हैं ना, अनबर्न्ट इसके पार्टिकल्स हमारे एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, तो क्या ये हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ना, वो सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है। उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे ज्यादा कंबाइन कौन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा। अगर ऑक्सीजन को फिर तो वो हटा देगा, है ना। ऑक्सीजन को, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है,
उसमें आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस इज आर हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन है ये। यहाँ पे इसका जो कंबाइनिंग है ना, ये मोस्ट ऑफ ऑल होता है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। क्लियर? तो जैसे ही इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, कंबाइन हो जाएगा, हमारी बॉडी में बहुत सारी फैट हेल्थ कॉज कर देगा, मतलब बहुत ज्यादा दर्दनाक हम इसको बोल सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, इसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। दैट इज अ वेरी मेजर इशू नाउअडेज। एज आई टोल्ड, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो जब भी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाएगा तो हम उसको बोल देंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और CO2 के साथ तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ सबसे बड़ा नाम कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, उससे छोटा ऑक्सीजन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, उससे बड़ा, सबसे बड़ा हमारे पास वैसे सेकंड नंबर पे बड़ा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस। अभी ग्रीन हाउस के बारे में हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा है वैसे अभी, बट ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये एक एनक्लोजर है, जैसे ये जो है, दिस पर्टिकुलर केस इज नोन एज ग्रीन हाउस। इस चीज को हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। राइटिंग इज कमिंग बैड, आई नो। इसकी वजह से हमारे पास जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेडिएशन हमारा सन भेजता है, लॉन्ग वेवलेंथ वाली, लंबी वेवलेंथ, मतलब ऐसी, सॉरी नॉट दिस मच। वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, जैसे हमारे पास ये है, हम इसको मीन पोजीशन मान रहे हैं, तो ऐसे लंबी लंबी बहुत ज्यादा वेवलेंथ, ये डिस्टेंस है ना, तो ये लंबी वेवलेंथ वाली हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं, और ये ट्रैप हो जाती है हमारी एक ग्रीन हाउस में। ये ग्लास का बना होता है और ये सोलर रेडिएशंस को जाने नहीं देता। की वजह से ये जो सोलर रेडिएशन है वो तो बहुत ज्यादा हॉट है, तो अंदर को वो गर्म कर देंगी ना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी, तो वही फिनोमिनन है। और ये जो फिनोमिनन है, इसको किस लिए यूज किया जाता है, ताकि जो प्लांट्स हैं, विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड होती है, सारे प्लांट्स को गर्मी देने के लिए वो यूज करा जाता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये हमारा, जब हमने ग्रीन हाउस, हमने रिलेट करा अभी प्लांट्स वाले केस में, ग्लास के केस में, अभी हमको रिलेट करना है अर्थ से। ये जो एनक्लोजर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये हमारे पास मान लो ये ग्रीन हाउस है। ये जो ग्रीन हाउस है, इसमें बहुत सारी गैसेस है। जो गैसेस इन्वॉल्व है, जो हमारी सोलर रेडिएशन को ट्रैप करती हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सोलर रेडिएशन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इनको रोक के रखती हैं, जाने ही नहीं देती। तो ये इसकी वजह से अर्थ का भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना भाई। हमने तो वहां पे ग्रीन हाउस को फायदे के टर्म्स में देखा है, बट यहाँ पे अर्थ के केस में ग्रीन हाउस इफेक्ट नुकसान करता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, दैट इज वेरी हार्मफुल, है ना। तो ये सोलर रेडिएशन अर्थ में ही रह जाती है। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, द थर्ड टर्म। हमने ग्रीन हाउस पढ़ा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, और ग्लोबल वार्मिंग अभी हमको पढ़ना है। तो ये ग्रेजुअल राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तीनों टर्म्स इंटर रिलेटेड है बट डिफरेंट है। ग्रीन हाउस वो एनक्लोजर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो ट्रैप करना है, और ग्लोबल वार्मिंग वो राइज इन टेम्परेचर है। तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझ आ गया है। अभी इसका इफेक्ट क्या होता है, ग्लेशियर्स, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं भाई, सी लेवल राइज अप हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर मेल्ट होता है, इसकी वजह से कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाएंगे भाई। जितना ज्यादा वाटर लेवल राइज करेगा, हमारा ये जो प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, वो तो एक ही लेवल पे फिक्स्ड है, इनकी लेवल, दे हैव अ फिक्स्ड लेवल, बट हमारे पास राइज कौन कर रहा है, वाटर, तो वो तो राइज करता जाएगा, प्लेन्स की तो चिंता ही नहीं है, तो प्लेन्स क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली
डूब जाएंगे, आइलैंड्स डूब जाएंगे। क्लाइमेट चेंज कर देता है, बहुत ज्यादा गर्म कर देता है। हमारी जो फ्लोरा है, फोना है, अभी एक एरिया है उसमें कुछ सुटेबल फ्लोरा होगा, कुछ सुटेबल फोना होगा, वही वहां पे सूट करेंगे, बट यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से वो चेंज हो जा रहे हैं। नेक्स्ट इज आर ओजोन लेयर। सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे इज ओजोन होल। ओजोन होल मतलब ये ओजोन में गड्ढा नहीं है, इट्स नॉट अ पिट, ये है थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, इसका पतला होना। तो हमारे फारमान एच एल ने अंटार्कटिका के ऊपर डिस्कवर किया था, न्यूज में भी आया था। इम्पोर्टेंस क्या है अभी ओजोन लेयर की, ये हमारे पास एक पॉइजनस गैस है ब्रीथ करने के लिए और प्लांट को डैमेज कर, बट क्या करती है ये, हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एंटर नहीं करने देती। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके लोअर रीजन में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसके लोअर रीजन में हमारे पास एक ओजोनोस्फेयर लाई करता है, दैट इज ओजोन लेयर। कि ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, के नीचे, मतलब बॉटम पार्ट। Ozone depleting substances are the substances which react with ozone present in stratosphere and destroy it. Ozone को destroy करते हैं, thinning करते हैं, इसकी ozone hole create करते हैं। Ozone depleting substance ODS क्या क्या हो सकते हैं वो, CFCs होते हैं, halogens, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड एंड क्लोरीन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हमारे पास है ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब हमारे पास आता है कि कोई भी क्लोरीन एटम है, एक सिंगल क्लोरीन एटम, जैसे यहाँ पे CCl4 वगैरह वगैरह, ये ना, ये 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, इतना थिनिंग कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर है वो चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि कितना ज्यादा थिकनेस है हमारा ओजोन लेयर। फॉर्मेशन कैसे होता है ओजोन का, अभी यू वुड बी वंडरिंग, O3 मैम हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, बनता कैसे है। ऑक्सीजन हमको पता चलता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें, बट हमारे पास ओजोन कैसे बनता है। ओजोन हमारे पास जब ऑक्सीजन में हमारे पास यूवी रेडिएशन आती है ना, तभी ऑक्सीजन स्प्लिट अप हो जाता है, और ये स्प्लिट अप हुआ वाला एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, ओजोन बना देता है, सिंपल। डिप्लीशन कैसे होती है, अभी जो ये CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, अभी ये स्प्लिट अप हो जाते हैं ताकि क्लोरीन निकल जाए, CCl2F2 है ना, 2 क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल रह जाता है, और ये जो क्लोरीन है ना, ये ओजोन के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है, 3 पार्ट्स में ये रिएक्शन होता है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट वी डू हैव इज द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स। सेकंड नेचुरल रिसोर्स हमने एयर के बारे में पढ़ लिया, अभी हमको पढ़ना है वाटर के बारे में। तो वाटर जो है दैट कवर्स अप 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स हमारे वाटर के हो जाएंगे, 1 पार्ट इज ऑफ लैंड। तो टोटल वाटर ऑन अर्थ, उसमें फ्रेश वाटर हमारे पास 3% है, सेलाइन वाटर 97% है, मतलब सेलाइन मतलब होता है बेसिकली सॉल्टी वाटर, मतलब जो नमकीन पानी है, इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। और ये फ्रेश वाटर है ना, इसमें से भी हमारे पास इतना 29.70% ग्राउंड वाटर है। इसमें से देखो जो ग्लेशियर्स होते हैं हमारे पास, ग्लेशियर्स, वहां पे क्या होता है, फ्रोजन वाटर होता है ना, फ्रोजन, वो होता तो फ्रेश है बट हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे 70% वो फ्रोजन वाटर ही है, जिसमें से टोटल फ्रेश वाटर जो हम कंज्यूम कर पाते हैं, ग्राउंड वाटर को हम बाद में मतलब ट्रीट करके कंज्यूम करते हैं बाद में, बट जो जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं दैट इज 0.03, इसका 3% का भी 0.03% ही हम कंज्यूम कर पाते हैं। नेक्स्ट इज कि भाई वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है, नेसेसिटी क्या है वाटर की, अभी वी नो बट वी कैन समराइज इट वंस। ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारे पास जो बॉडी है
उस 70% वाटर है, 30% बाकी एलिमेंट्स है। तो ये जो बैलेंस है इसको वाटर मेंटेन करता है। सेल्स की टर्जिडिटी, ताकि ये फटे ना मतलब बर्स्ट अप ना हो जाए। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जितने भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, बायो में हमने पढ़ा था ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर, केमिस्ट्री में भी है। ऑल सेलुलर पर्पसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम, जितने भी कार्य होते हैं सेल्स के वो सारे वाटर मीडियम में होते हैं। ऑस्मोसिस में हमने वाटर को ही लिया था। सीड जर्मिनेशन हो रहा है उसके लिए होगा भाई। सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हमारी बॉडी में डिसॉल्व फॉर्म में, तो हमारे पास वाटर में हमारे पास देखो ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है, ब्लड में प्लाज्मा कितना है 55%, 55% प्लाज्मा, जिसमें से वाटर कितना है 90 to 95%। तो ये जो वाटर है यही तो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है ना, सो इट इज हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, मूविंग फर्दर, अभी वाटर भी तो पोल्यूट होगा, जैसे एयर पोल्यूट हो रही थी वाटर भी पोल्यूट हो सकता है। तो जब हमारी वाटर के फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। कैसे कैसे हो सकता है, हमारे पास कोई अनडिजायरेबल चीजें सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं वाटर में, तो जैसे कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स हो रहे हैं, फीकल मैटर हो रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो रहे हैं उनकी वजह से, या फिर अगर हमारे पास कोई डिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करा जा रहा है तो भी वो हमारे पास वाटर पोल्यूशन है। या फिर अगर हमारे पास देखो अगर हम कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं तो भी गलत है, डिजायरेबल सब्सटेंसेस को अलग कर रहे हैं तो भी गलत है, और हमारे पास जो टेम्परेचर ऑफ वाटर है उसको चेंज हो रहा है। ये जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो हॉट वाटर रिलीज कर देती हैं एक्वाटिक लाइफ के लिए, जो डेंजरस हो जाता है। नेक्स्ट वी डू हैव इज की सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है, तो एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स लाइक केमिकल्स, म्युनिसिपल सीवेज एडअप हो जाता है, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एडअप हो जाते हैं, या फिर हॉट वाटर ऐड हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास वाटर पोल्यूशन होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट मतलब वाटर टर्न्स टर्बिड एंड ऑर्डरस मतलब बदबूदार, वेरी बैड। टाइफाइड कोलेरा जैसी बीमारियां कंटामिनेटेड वाटर से फैलती हैं। फर्टिलाइजर इज सरफेस रन ऑफ, कि भाई हमारे पास जो वाटर है हमारे पास देखो कोई भी फील्ड है, वी हैव अ पर्टिकुलर फील्ड, यहाँ पे हमने वाटर को तैरा दिया, यहाँ पे देखो प्लांट्स हमने उगाए थे, पहले हमने कोई क्रॉप उगाया था, प्लांट्स मान लेते, अब हमने कोई क्रॉप उगाया, यहाँ पे फर्टिलाइजर भी छिड़के थे हमने, पेस्टिसाइड्स भी छिड़के थे। ओके, तो फर्टिलाइजर्स के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। अभी जब इस फील्ड के ऊपर से वाटर जाएगा सीधा वो हमारे पास किसी वाटर बॉडी में नीचे चला पेनिट्रेट हो जाएगा, तो वहां पे फर्टिलाइजर भी जा रहा है। अभी अगर पानी में फर्टिलाइजर जा रहा है तो वहां पे एक चीज ग्रो होगी जिसको हम बोलते हैं अलगी, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है अलगी, ये ग्रो हो जाएगी क्योंकि फर्टिलाइजर मिल रहा है, और उसकी रैपिड ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें होंगी। अभी वन थिंग इज कॉमन कि जो बायो है उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम मतलब होता है, मैथ्स में अलग अलग होता है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट बायो में बिल्कुल सेम मीनिंग होता है। क्लियर? So do not get confused. Algal bloom is the growing of algae in the water bodies due to the addition of fertilizers, या हम बोल सकते हैं fertilizer rich surface runoff की वजह से। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स हैं, लाइक हमारे पास मर्क्यूरी है जिसकी वजह से मिनीमाटा होता है, लेड है जिसकी वजह से प्लम्बिज्म होता है, ये सारी चीजें हैं। आर्सेनिक है, ब्लैक फुट डिजीज होती है, इसकी वजह से हमारे ह्यूमंस में पॉइजनिंग हो जाती है। अब हमारे पास आता है कि अल्गल ब्लूम क्या है, मैंने बताया रैपिड ग्रोथ ऑफ अलगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं वाटर बॉडीज में। यूट्रोफिकेशन कुछ डिफरेंट है अलगी से, बट सिमिलैरिटी भी, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे फर्टिलाइजर सरफेस रन ऑफ की वजह से हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स अलग चीज भी हो सकता है। ओके, अभी हैवी मेटल्स जैसे मैंने मर्क्यूरी की वजह से बताया था मिनीमाटा, लेड की वजह से प्लम्बिज्म, आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिजीज, वैसे ही कैडमियम की वजह से इचाई होता है। नेक्स्ट
important term is biomagnification. ये term important है तो मतलब ही जान लेते हैं. Biological magnification को हम क्या बोलते हैं कि progressive rise in the concentration of non-biodegradable substances in the body of organism with increase in the trophic levels of food chain. जैसे जैसे फूड चेन, ये हमारे पास एक फूड चेन है, ऐसे जाती है ये, तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. एग्जाम्पल डीडीटी हो सकता है, अब पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं. देखो मान लो हमारे पास ये एक्वेटिक फूड चेन है, मतलब पानी वाली में जो होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं हमारे पास, मतलब मछलियां वगैरह वगैरह. दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1. यहाँ पे डीडीटी, यहाँ पे इनको कुछ डीडीटी खाने को मिल गया, कैसे भी मिला हो भाई, मान लो मिल गया, ठीक है, केमिकल है ये, मिल गया इनको. इनमें एक फिश में थी, मान लो एक फिश में 0.01 थी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 0.1 DDT was the concentration in one fish, 0.1 DDT. तो जैसे ये ऊपर जाएगा, जू प्लैंक्टन मतलब हमारे पास जो, ये हमारे पास क्या क्या हम ले सकते हैं, जानवर जैसे बिल्ली, चूहे ऐसे ले लो, ओके, दे आर जू प्लैंक्टन्स. यहाँ पे थी 0.01. अभी ऐसा तो है नहीं ये एक ही फिश को खाएंगे, 5 10 15 20 इतने को खाएंगे, तो मान लो इन्होंने 10 को खा लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन 0.1 DDT. बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, केमिकल आ गया इनमें बहुत ज्यादा. अभी इस पे भी नहीं रुकेंगे, अभी जो बड़ी फिश है, बड़ी वाली फिश है हमारे पास जो, वो क्या करेंगी, अभी वो भी छोटी वाली फिशेस को, बहुत सारी फिशेस को खाएंगी. मान लो उन्होंने खा लिया 10 फिशेस को, 10 ही फिशेस मानते पर बहुत ज्यादा खा लेते हैं वो, तो 1 DDT का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है, 1 DDT यहाँ पे हो गया. अभी एनिमल्स बहुत सारी फिशेस को खाते हैं, मान लो 5 फिश को खा लिया, यहाँ पे 5 DDT, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट. कहाँ ये 0.01, कहाँ ये 5 डिग्री, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है जैसे जैसे हमारी ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करती है, और यही जो फिनोमिनन है उसको हम बोल देते हैं बायोमैग्निफिकेशन. अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जिसको हम बोलते हैं. तो इसमें क्या है, वो चीज देखी जाती है कि भाई कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है एरोबिक डिकम्पोजर्स द्वारा to break down organic waste in 1 liter of water. कि ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी हमारे वाटर, देखो एग्जांपल में तुम यहाँ पे ये ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारी जो वाटर बॉडी में ऐड कराते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन कौन करेंगे, एरोबिक डिकम्पोजर. तो क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, तभी डिकम्पोजिशन कर पाएंगे. तो इस एडिशन की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन रेड्यूस हो जाती है, हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन नेग्लेजेबल बच जाती है उस वाटर बॉडी की. अगर मैं बात करूँ बहुत ज्यादा कम वो जो ऑक्सीजन है वो रह जाती है ना, उसकी वजह से हमारे पास जैसे जैसे मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो रहा है, मतलब जैसे जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अभी कम हो रही है कोई चीज, तो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी ना भाई. अभी हमारे पास मार्केट में आलू नहीं है, घर पे तो आलू चाहिए ना, तो डिमांड तो बढ़ेगी ना. वैसे ऑक्सीजन का ले लो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे इंक्रीज करेगी डिसॉल्व ऑक्सीजन का मैं उसके रिजल्ट से, की वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट उसका अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है. अगर वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो हमारे पास पॉल्यूशन क्या करेगा, कॉस्ट इंक्रीज करेगा. यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करते हैं, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसॉल्व ऑक्सीजन. जैसे जैसे इंक्रीज करेगा मतलब डिमांड कम, डिमांड इंक्रीज मतलब कम हो रहा है. ओके, this was all students for our class. We will see the next class with the next, that is soil. Till then keep learning and keep enjoying.